जब पहली शार्क मारी गई थी तब उसके लिवर के ऑयल से निकला था, एंड दैट्स हाउ स्क्वालिन, यस स्क्वालिन। ऐसे हमें पता चला कि ये कुछ होता भी। आजकल तो ऑब्वियसली प्लांट्स वगैरह से आता हाँ है। हाँ, ऑलिव से आता है, शुगर केन से आता है, अब प्लांट डिराइव भी होता है स्क्वालिन। वो शार्क ऑयल से, शार्क लिवर से इसलिए लेते क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आता था। हाँ, बट अब लेते नहीं हैं उसको, यूजुअली प्लांट डिराइव्ड ही लेते हैं, और अब सिंथेटिक भी यूज़ होने लगा है स्क्वालिन। सो स्क्वालिन कम्स इन हाइपो बिकॉज इससे एलर्जी होने की संभावना बहुत कम है। इट इज़ सूदिंग, इट हैज़ सूदिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। तो कहीं कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा हो तो वहाँ आप लगा सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ स्क्वालिन की शीशी खरीद लाओ, बट आप अपने इंग्रेडिएंट्स में देखो, अगर स्क्वालिन है तो यू कैन बी थोड़ा सा अश्योर दैट दिस इज़ अ हाइपो एलर्जेनिक सब्सटेंस। तो अब स्क्वालिन भी इज अ काइंड ऑफ ऑयल, ऑयली सब्सटेंस है ना। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एसेंशियल ऑयल्स, क्योंकि पूरी कंपनियां बनी हुई हैं इस चीज़ पे और सेलिंग एसेंशियल ऑयल्स। हाँ जी। तो अगर आप गूगल करोगे ना एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं, तो ये आप प्लांट बेस्ड चीज़ों को अगर आप कोल्ड प्रेस करो या फिर उनको डिस्टिलेशन के द्वारा उनमें से ऑयल निकालो तो वो एसेंशियल ऑयल्स हैं, जैसे लैवेंडर ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सेसमे ऑयल एंड सो मेनी काइंड्स ऑफ ऑयल्स। अब ये बहुत क्रूशियल है आपको पता करना कि आप इससे एलर्जिक तो नहीं हो, क्योंकि देखो इनका एक तो कंसंट्रेशन बहुत मैटर करता है। अगर मैंने रोज़मेरी ऑयल या कोई ऐसा लैवेंडर ऑयल ज़्यादा कंसंट्रेशन में अपने फेस पे लगा लिया तो हो सकता है मुझे उससे एलर्जी हो जाए। लेकिन इन प्रोडक्ट्स लाइक एस्ट्रिंजेंट, इनको बहुत लो डोज में, लो कंसंट्रेशन में रखा जाता है एंड देन दे बिकम वेरी सूदिंग एंड वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो नंबर 1, आपको वो पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल सूट करता है कि नहीं, और नंबर 2, उसका कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा तो नहीं है कि वो आपकी स्कैल्प को, अगर सिर पे लगाओ तो स्कैल्प को लाल कर दे या आपकी स्किन को थोड़ा इरिटेट कर दे, इन्फ्लेम कर दे, बजाय एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के। AHA BHA क्या होते हैं? क्या वो हाइपर एलर्जेनिक होते हैं या फिर हाइपर एलर्जेनिक होते हैं? AHA इज़ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, ठीक है, एंड BHA इज़ बीटा। अल्फा के एग्जाम्पल हैं जैसे ग्लाइकोलिक, मैंडेलिक, बीटा ए सैलिसिलिक एसिड। ओके, अब मैंने देखा है बहुत पेशेंट्स आके बोलते हैं डॉक्टर मैं AHA BHA का फेस वॉश लगाता हूँ रोज़। अब भाई तुम रोज़ अगर AHA BHA का फेस वॉश लगाओगे तो ऊपर की स्किन को ये हटाने का काम करेंगे। हर रोज़ तुम इन्फ्लेम कर रहे हो अपनी स्किन को, और दिन में 2 बार भी कर रहे हो, कई बार 2 बार फेस वॉश करके। सो व्हाट इज़ द बिग पॉइंट बिहाइंड इट? सो आई ट्राई टू एजुकेट them and I want to educate everybody that AHAs and BHAs if used in large quantities are always allergenic। ऐसा है कि आप हर रोज़ नहीं लगा सकते। हम पीलिंग भी करते हैं ना, तो रिकमेंडेड टाइम ड्यूरेशन इज़, इंटरवल इज़ नॉट लेस देन 15 days, और मैं तो 6 weeks में बुलाती हूँ कि आप 6 weeks में आ जाओ, we'll see review and then do something for you। तो अगर आप मिनिमम क्वांटिटी में किसी ऐसे प्रोडक्ट में इनको यूज़ कर रहे हो जैसे एंटी एक्ने फेस मास्क, ओके, तब ये अमृत की तरह काम करेंगे। आपकी स्किन को डेफिनेटली ऑयल फ्री, एक्ने प्रोननेस से उसको बचाएंगे एंड यू विल बी मच बेटर स्किन वाइज, इन अ मच बेटर पोजिशन। तो इसलिए ये इसको थोड़ा ब्लैक एंड वाइट नहीं है, डिपेंड करेगा कि किस कंसंट्रेशन में आप यूज़ कर रहे हो, और आपको एलर्जी से बचना है तो डॉक्टर की सलाह लो और कम कंसंट्रेशन वाले इंग्रेडिएंट्स के रूप में इसको अपने किसी स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज़ करो, बट लेस फ्रीक्वेंटली। तो AHA BHA के चक्कर में नहीं पड़ना है? नहीं, घर में तो अपनी पीलिंग नहीं करनी है। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो किसको बोलोगे? जब तक डर्मेट पे पहुंचोगे तब तक तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्किन पे केमिकल रिएक्शन इज लाइक प्लेइंग विद फायर। क्या करोगे बताओ? कुछ भी हो सकता है स्किन पे। तो जो नॉर्मल सूदिंग चीज़ें हैं जो पता है कि हाइपो एलर्जेनिक है, वो घर में यूज़ कीजिए आराम से। बट अगर ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने पहले भी इस पॉडकास्ट पे उसे डिस्क्राइब किया एज द मोस्ट पॉपुलर स्किन केयर इंग्रेडिएंट इन द वर्ल्ड, हाइलुरोनिक एसिड। आपका क्या ओपिनियन है हाइलुरोनिक एसिड पे? हाइलुरोनिक एसिड के बारे में बहुत बात की जाती है, बहुत हाइप्ड है, बहुत लोग इसको बहुत अच्छा बोलते हैं, बट रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा कि अब उसको उतना अच्छा नहीं बोला जा रहा है। देखो, अति हर चीज़ की ख़राब होती है, मध्य मार्ग अपनाइए। हाइलुरोनिक एसिड आप एक मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करो एंड जब ज़रूरत है तब लगाओ। ऐसा नहीं कि वो पता है आजकल अच्छा क्यों नहीं बताया जा रहा है हाइलुरोनिक एसिड को? बताओ। अब स्नेल म्यूसिन मार्केट में आ गया है ना, तो लाइक हाँ, द ट्रेंड हैज मूव्ड ऑन।
But then snail mucin also has a large quantity of hyaluronic acid. That doesn't matter. Hyaluronic acid नहीं चाहिए लोगों को अब. नहीं एसिड का मतलब ये कोई HCl या सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है ये तो भाई इसकी क्वालिटी केमिकल स्ट्रक्चर है ऐसा, बट इसका जो एक्शन है ऑन स्किन, इट इज़ टू हाइड्रेट. इट एक्ट्स एज अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो स्किन को हाइड्रेट करता है, और ये स्किन का एक नेचुरल इंग्रेडिएंट भी है, हमारे स्किन के सेल्स में है. तो इसलिए ये स्किन को हाइड्रेट करता है, उसको सपल करता है, उसको बेटर करता है, उसको दिक्कतों से बचाता है. सो आई वुड कैटेगराइज इट एज अ हाइपोएलर्जेनिक सब्सटेंस. अब हम जाते हैं थोड़ा दूर. हाइलुरोनिक एसिड बहुत नेचुरल चीज़ हो गई. अब ना लेट्स गो बिलो द अर्थ, अपने थोड़े मेटल ओर्स ढूंढने के लिए जाते हैं. अब हम जाएंगे सनस्क्रीन्स में. बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट होता है आपकी सनस्क्रीन में, 110% होगा जिंक. एग्जैक्टली, जिंक ऑक्साइड. ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, क्या वो दोनों सेम चीज़ें होती हैं? नहीं, जिंक ऑक्साइड, देखो अब थोड़ी केमिस्ट्री याद करो. ZnO इज जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड इज द थिंग जिसको आप सनस्क्रीन में यूज़ करते हो. अब जिंक ऑक्साइड एक्ट्स एज अ फिजिकल सनस्क्रीन. फिजिकल क्या है? अच्छा देखो, ये सनस्क्रीन है. अब तुम सन क्रीम मत बोलने लगला. आधे लोग आके बोलते हैं सन क्रीम. क्रीम भाई, क्रीम मत बोलो. स्क्रीन है, एक स्क्रीन की तरह एक्ट करेगी बिटवीन द सन एंड यू. स्क्रीन, सनस्क्रीन. यस, सो इट्स अ स्क्रीन. तो जिंक ऑक्साइड एक्ट्स एज अ फिजिकल सनस्क्रीन. एक ऐसा स्क्रीन बना देगी जो यूवी रेज से आपको बचाएगा. आपकी स्किन और आप सन के बीच में ये स्क्रीन बना देगा जिंक ऑक्साइड. फिजिकल क्यों? क्योंकि अपनी मियर प्रेजेंस से ये अपने आप को रखेगा सन और स्किन के बीच में. ये यूवी रेज से इसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जो कि केमिकल सनस्क्रीन का होता है. तो जिंक ऑक्साइड इज़ अ सॉर्ट ऑफ इनर्ट मटेरियल, जो इनर्ट सब्सटेंस जो स्क्रीन की तरह काम करेगा. एंड दिस इज़ डेफिनेटली हाइपो एलर्जेनिक. जिन लोगों को केमिकल सनस्क्रीन से प्रॉब्लम होता है उनको भी जिंक ऑक्साइड सूदिंग होता है. अब हम सनस्क्रीन के टॉपिक पे हैं तो अगले पे चले जाते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड. हाँ, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के साथ मिक्स करके फिजिकल सनस्क्रीन की तरह एक्ट करता है और इनर्ट है, और वो स्क्रीन बनाएगा, यूवी रेज से आपको बचाएगा एज अ फिजिकल सनस्क्रीन. विदाउट, बाय द वे, इट्स नॉट एज ग्लोरियस एज इट साउंड्स. वो कोई टाइटेनियम की ज्वेलरी वगैरह नहीं है. इट्स चीप एज हेल. उसमें ऐसा कुछ खास लग्जूरियस है नहीं. तो अब हम इस टॉपिक पे हैं. तो एक कॉमन मिथ है टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बारे में कि अगर आपने लगा लिया तो आपको गए, फिर आपको तो C वर्ड कैंसर हो जाएगा, फिर तो आप बच ही नहीं सकते. नहीं, देखो, लगाने से नहीं होता. जो रिसर्चेज हुई हैं वो ये है कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड इन द एरोजोल फॉर्म, जैसे स्प्रे में डाला है, सनस्क्रीन स्प्रेज चल पड़े हैं, या पाउडर सनस्क्रीन है ऊपर से लगा रहे हैं, तो हमारी नोज़ के थ्रू हमने इनहेल कर दिया, तब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कैंसर कर सकता है. अच्छा, अगर लाइक यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन लगाई लाइक बिटवीन माई अपर लिप एंड माई नोज़, और तो उससे हम फ्रेग्रेंस इनहेल करेंगे तो क्या उसमें भी दिक्कत हो सकती है? नहीं, फ्रेग्रेंस इनहेल करोगे ना, टाइटेनियम डाइऑक्साइड उड़ के अंदर नहीं जाएगा. नहीं, क्रीम से नहीं जाएगा. मोर और लेस सेफ देन इन दैट फॉर्म. इट इज अ बिट सेफ. तो टॉपिकली सेफ है. टॉपिकली सेफ है, तो हाइपोएलर्जेनिक